हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 15 मई 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के द्वारा कुछ नए पहल लॉन्च किए गए हैं। तो हाल ही में उन्होंने राष्ट्रव्यापी न्यायिक रिकॉर्ड को एकीकृत करने के लिए वन केस वन डेटा और सुसहाय AI चैटबॉट लॉन्च किया है। अब इन सब को देख लेते हैं कि ये है क्या। तो वन केस वन डेटा ये उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों और तालुका न्यायालयों की बहुस्तरीय न्यायिक जानकारी को एक केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस में एकीकृत करता है। वहीं अगर सुसहाय की बात करें तो यह एक AI संचालित वर्चुअल असिस्टेंट है, जिसे आवश्यक न्यायिक सेवाओं का उपयोग करने वाली वादियों को प्रारंभिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। थर्ड है विकास। तो इसे सर्वोच्च न्यायालय रजिस्ट्री के रणनीतिक सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। इन सारी पहलों को लॉन्च करने का लाभ क्या होगा? तो ये नागरिकों को स्वतंत्र रूप से अदालत के लाइव अपडेट और आधिकारिक न्यायिक समाचारों को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। इसके साथ ही इसे शून्य पहुंच मूल्य पर तैनात किया गया है, जो कानूनी फाइलों को भौतिक रूप से साझा करने की पारंपरिक आवश्यकता को समाप्त कर देता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और इसका उद्घाटन किया गया था 28 जनवरी 1950 को, यानी कि 28 जनवरी 1950 से ये कार्य करना शुरू कर दिया था। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन और न्यायाधीशों की नियुक्ति इन सभी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो संविधान का अनुच्छेद 124, ये आर्टिकल भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन और न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक भारत और IFAD के बीच हुए एक समझौते से संबंधित है। तो भारत और IFAD ने 8 वर्षीय कंट्री स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोग्राम कोसोप इसको प्रारंभ किया है। अब ये कोसोप क्या है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष यानी कि IFAD के नेतृत्व वाला एक फ्रेमवर्क है, जिसका उद्देश्य सकारात्मक पहलों के माध्यम से गरीबी को कम करना और विकास को बढ़ावा देना है। इसे भारत में किस अवधि के लिए लॉन्च किया गया है? तो 2026 से 2033 इस अवधि के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण आय को बढ़ाना, लोगों में संकटों से निपटने की क्षमता बढ़ाना तथा पूरे भारत में सतत आजीविका के अवसरों का विस्तार करके गरीबी को कम करना, इस उद्देश्य से ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और भारत में जो चरम गरीबी दर 2024 की 40% था 2004 में, वो अब घटकर 2022 में 2.3% रह गई है। हालांकि अभी भी देश की 11% आबादी जो है वो बहुआयामी गरीबी का सामना कर रही है, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो 2004 की तुलना में अगर 2022 में देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा कमी आई है। इस प्रोग्राम के तहत किन समूहों को लक्षित किया गया है? तो 3 आधारों पर समूहों को लक्षित किया गया है। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, तो इसके अंतर्गत आएंगे अधिक गरीब और जलवायु संकट झेल रहे हिमालयी राज्य, विशेष रूप से 10 सबसे गरीब राज्य और 112 आकांक्षी जिले। उसके बाद अगर गरीबी के आधार पर बात की जाए तो गरीबी के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे वाले जो परिवार हैं वो लघु या सीमांत किसान, भूमिहीन लोग, मछुआरे, महिला प्रधान परिवार, युवा और दिव्यांगजन, इन सभी को इस आधार पर लक्षित किया गया है। वहीं अगर सामाजिक समूह की बात करें तो अनुसूचित जाति, जनजाति, चरवाहे, मछुआरे और वनों पर निर्भर समुदाय, तो इन सभी को इस प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है। अब IFAD क्या है? तो ये इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है
जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर रोम में है। इटली रोम में है इसकी राजधानी। सदस्य टोटल 180 हैं, जिसमें भारत भी इसका संस्थापक सदस्य है। नेक्स्ट टॉपिक भारत के रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। तो भारत ने वर्ष 2047 तक एक पूरी तरह आत्मनिर्भर, एकीकृत और आधुनिक सैन्य शक्ति बनाने का लक्ष्य तय किया है और ये योजना रक्षा बल विजन 2047 के तहत तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र और उससे आगे तक प्रभाव स्थापित करने वाली वैश्विक सैन्य शक्ति के रूप में विकसित करना है। इस रोड मैप में रक्षा उत्पादन, निर्यात, नई सैन्य संरचनाओं और बहुक्षेत्रीय युद्ध क्षमता को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा प्रस्तुत डिफेंस फोर्सेज विजन 2047 राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास को एक साथ जोड़ने वाली व्यापक रणनीति है और इस विजन में पारंपरिक सैन्य क्षमता के साथ साइबर, अंतरिक्ष और समुद्र के भीतर होने वाले अभियानों को भी शामिल किया गया है। भारत ने 2047 तक घरेलू रक्षा उत्पादन को 8.8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है और ये वर्तमान उत्पादन स्तर से लगभग 6 गुना अधिक है। वहीं अगर रक्षा निर्यात की बात करें तो इसको बढ़ाकर 2.8 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने की योजना है, जो मौजूदा स्तर से लगभग 9 गुना अधिक माना जा रहा है। रक्षा विजन 2047 जो है इसको 3 चरणों में लागू करने की योजना बनाई गई है, जिसमें पहला चरण 2030 तक का संक्रमण काल होगा, जिसे एरा ऑफ ट्रांजिशन कहा गया है। वही दूसरा चरण जो होगा वो 2030 से 2040 तक का समय होगा और इसको एरा ऑफ कंसोलिडेशन कहा गया है। इसमें सैन्य संरचनाओं और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत किया जाएगा। वही तीसरा चरण जो होगा वो 2040 से 47 तक का होगा, लास्ट चरण, और इसको एरा ऑफ एक्सीलेंस कहा गया है। इस दौरान भारत पूरी तरह एकीकृत और आत्मनिर्भर सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित होने का लक्ष्य हासिल करेगा। तो इन 3 चरणों में इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा और इस विजन के तहत डिफेंस, जियो स्पेशल एजेंसी, डेटा फोर्स, ड्रोन फोर्स और कॉग्निटिव वॉरफेयर एक्शन फोर्स जैसी नई संस्थाओं की स्थापना की जाएगी। और आपको पता होगा कि भारत का जो रक्षा बजट है उसको बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो अभी सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक है। नेक्स्ट टॉपिक रूस के एक मिसाइल से संबंधित है। तो हाल ही में रूस ने अपनी अत्याधुनिक सामर्थ सुपर हेवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है और रूस के अनुसार मिसाइल के कामचटका प्रायद्वीप के कूरा परीक्षण क्षेत्र में अपने निर्धारित लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा है। सामर्थ जो है ये एक तरल ईंधन से चलने वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे रूस की सामरिक मिसाइल सेनाओं के लिए विकसित किया गया है और नाटो ने इसे SS-29 सैटर्न II नाम दिया है। ये मिसाइल सोवियत काल की R-36M2 वायोवोडा मिसाइल की जगह लेगा, जिसे नाटो SS-18 सैटर्न कहता था। तो पहले जो मिसाइल थी उसको नाटो नाम दिया था SS-18 सैटर्न और इस बार जो मिसाइल लॉन्च हुई है उसको SS-29 सैटर्न II नाम दिया गया है नाटो के द्वारा। इस मिसाइल को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि यह एक साथ कई परमाणु वारहेड ले जा सकता है और दुश्मन की कई परमाणु मिसाइल को रक्षा प्रणालियों को भेदने की क्षमता रखता है, भेदने में सक्षम है। तो ये था रूस का मिसाइल, क्या नाम है ये भी ध्यान रखिएगा, सामर्थ मिसाइल। अगर कोई पूछे किसी एग्जाम में कि सामर्थ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को किस देश ने लॉन्च किया है, तो रूस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट टॉपिक भारत और ओमान के बीच हुए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट से संबंधित है। तो भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी कि CEPA अब अंतिम रूप ले चुका है और उम्मीद है कि 1 जून 2026 से इसको लागू कर दिया जाएगा। दोनों देश ने दिसंबर 2025 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था,
जबकि ओमान ने फरवरी 2026 में शाही आदेश के जरिए इसे मंजूरी दे दी थी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? तो दो या दो से अधिक देशों के बीच किया जाने वाला एक ऐसा व्यापारिक समझौता जिसके तहत वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले सीमा शुल्क को कम या समाप्त किया जा सके। कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है? तो ये सामान्य एफटीए की तुलना में अधिक व्यापक समझौता होता है, क्योंकि इसमें वस्तुओं का ही सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि सेवाएं, निवेश, आर्थिक सहयोग और व्यापार सुविधा जैसे कई अन्य क्षेत्र भी शामिल होते हैं। इसलिए ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है उससे ये व्यापक होता है। इस समझौते के तहत भारत को ओमान में अपने 98% निर्यात पर शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। इससे भारतीय वस्त्र उद्योग, कृषि उत्पाद और चमड़ा उद्योग को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं भारत भी ओमान से आने वाले कुछ उत्पादों पर शुल्क में कमी करेगा, जैसे खजूर, संगमरमर और पेट्रोकेमिकल उत्पाद। तो इन सब पे भारत भी शुल्क में कमी करेगा, लेकिन भारत के 98% जो निर्यात है वो शुल्क मुक्त हो जाएंगे। वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो है वो लगभग 10.61 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। और ओमान में अभी भारत के नए राजदूत भी नियुक्त हुए हैं, उनका भी नाम ध्यान रखिएगा, प्रशांत पीसे। इनको ओमान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस से संबंधित है। तो ये कब मनाया जाता है? ये हर साल 15 मई को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है परिवार, असमानताएं और बच्चों का कल्याण। इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1993 में घोषित किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।